सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी एग्जाम हुआ था 2025 का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का ये एग्जाम था। और इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था पूरा मैं डिस्कस करूंगा। 50 क्वेश्चन इसमें टोटल आए थे और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर बना रखा है, तो ठीक ठाक पेपर है। तो एक बार देख लेते हैं। और आप सभी लोग जितने भी लोग एसएससी वाले तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एग्जाम सारे जरूरी हैं, क्योंकि आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि अब की बार वेंडर आपका चेंज हो रहा है। और वेंडर अगर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि जिस वेंडर ने ये एग्जाम बनाया है वही आपका वेंडर हो। इस एग्जाम का वेंडर भी हमको नहीं पता है, और एसएससी का जो वेंडर है वो भी अब तक किसी को एकदम क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये बंदा बनाने वाला है। तो मे भी पता नहीं कौन सा वेंडर हो जो कि आपका एग्जाम बनाने वाला है। तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो साइड एग्जाम्स आपके लिए हैं, ये सारे के सारे साइड एग्जाम्स आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि इनसे आपको क्या होगा, एक ना आइडिया लगेगा कि एसएससी के अलावा जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरीके की इंग्लिश आपकी पूछी जा रही है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हम करते हैं। और देखो भाई, इस चैनल पे मैं आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता हूं लगातार, विदाउट बहुत ज्यादा कोई प्रमोशंस नहीं, कुछ नहीं, जस्ट प्योर और प्योर कंटेंट आपको मिलता है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियोस को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोगों तक वीडियो को नहीं पहुंचाओगे तो मैं प्रमोशंस थोड़ी करवाता हूं यार, ठीक है। मैं प्रमोशंस के लिए पैसे वैसे नहीं खर्च कर पाता हूं मैं, क्योंकि ईमानदारी से ऑनेस्टली आपके लिए काम करना चाहता हूं। वो प्रमोशंस में पैसा ना लगा के मैं कोशिश करता हूं कि उस एफर्ट को, उन चीजों को, सारी की सारी चीजें कहां पर लगाई जाए, काम करने पर लगाई जाए, कंटेंट पे लगाई जाए, बेहतर से बेहतर चीजें आपके लिए लाई जाएं। तो ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। बाकी अगर अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताना, क्योंकि जो आपका फीडबैक होता है ना, दैट मैटर्स यार, है ना। तो वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिएगा, चूज द पेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन मीनिंग, या विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग होना चाहिए, द सिमिलर इन द मीनिंग नहीं होगा। डायरेक्शन को छोड़ो, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया वो डायरेक्शन में एरर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो क्लोजेस्ट सिनोनिम है वो आपको चूज करना है यहाँ पे। पहला है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दूसरा है लॉ सूट और लिटिगेशन, तीसरा है जज एंड जूरी, और एक है कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच। सबसे पहले एक एक करके अगर इन सारे वर्ड्स को देखें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब हम किसी के साथ में कोई समझौता साइन करते हैं, जैसे कि जो सिंधु जल समझौता था वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट था एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया ने अभी उसको क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है। तो ब्रीच करने का मतलब होता है तोड़ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो ये तो एक दूसरे के काइंड ऑफ एंटोनिम्स हो गए, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा आपका जो वर्ड है दैट इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। देखो, प्लेंटिफ होता है वो व्यक्ति जो कोर्ट में जाके अपनी कोई प्ली डालता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी कोई गुहार लगाता है कोर्ट में जाके, वो प्लेंटिफ है। और डिफेंडेंट होता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोर्ट में जाके किसी के ऊपर कुछ केस किया, तो मैं प्लेंटिफ हूं, और जिस व्यक्ति के ऊपर किया है वो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करेगा, तो वो डिफेंडेंट है। तो ये भी एक दूसरे के काइंड ऑफ क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, देखते ही जज और जूरी को मार देंगे, क्योंकि ये आपको सेम लगेंगे। बट मैंने आपको एक वीडियो पहले भी डाली थी, इसी चैनल पर अवेलेबल भी है, जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन करा आपको कि ज्यूरी इज अ डिफरेंट थिंग एंड जज अलग होता है। कई बार बच्चे जब ग्रामर वगैरह पढ़ रहे होते हैं, बच्चों को छोड़िए, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिंपल सी ये बता देंगे आके कि ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड बेंच। आपने बार बार सुना होगा कि 2 जज की बेंच थी, 3 जज की बेंच थी, या 5 जज की बेंच है, या 7 जज की बेंच है। ऐसे वर्ड्स आपने अक्सर करके सुने होंगे। क्या कभी आपने ये सुना है कि इस फैसले को सुनाने के लिए 5 जज की जूरी बैठी थी? नहीं। तो जज और जूरी अलग चीजें। जज का जो रिलेशन होता है वो बेंच से होता है, ना कि जूरी से। जूरी क्या होती है, जूरी होता है लोगों का समूह जो किसी केस में बेसिकली उनको कुछ डिसीजन लेने के लिए बिठाया जाता है, बट दे आर नॉट द जज। जज नहीं है वो, ठीक है। जूरी बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें कॉमन पीपल होते हैं। तो जूरी क्या होता है कि कॉमन पीपल, सोसाइटी से कुछ कुछ लोग लिए, अलग अलग, मतलब सोसाइटी के ना अलग अलग तरीके के लोग लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लोग लिए, और उनको बिठाया गया कि जी आपको ये डिसीजन लेना है। जूरी सिस्टम इंडिया में हुआ करता था, लेकिन जो के एम नानावती वाला केस था उसके बाद में जूरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उसमें जूरी इन्फ्लुएंस हो गई थी, जो इमोशंस पे डिसीजन दिया था जूरी ने। लेकिन अल्टीमेटली जज वहां पे भी होता है। जैसे यहां पे अगर जूरी बैठी है कोर्ट के अंदर, तो जज अलग है, ठीक है। सो जज वो पर्सन है जो एक्चुअली में अपॉइंट किया गया है कोर्ट में, जो कि जजमेंट देने के लिए।
तो जूरी बेसिकली वहां पे वो नहीं होती है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो जूरी और जज दोनों अलग चीजें, तो दीज आर नॉट सिनोनिम्स, तो ये अलग हो जाएगा। अब है लॉ सूट और लिटिगेशन। जब आप किसी पे बेसिकली लिटिगेशन डालते हो या कोई लॉ सूट डालते हो, इसका मतलब है कि आप कोर्ट में जाके कोई अपनी गुहार लगा रहे हो। तो ये दोनों वर्ड्स अपने आप में क्या है, सिनोनिम है। अगर दोनों सिनोनिम है, इसका मतलब है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा तरीका है ये सिनोनिम पूछने का। मे भी अगर एसएससी एग्जाम्स का लेवल थोड़ा सा अप किया जाता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देखें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज, ये आपके वर्ड्स हैं गिल्टी, इनोसेंट, लिबेलस और स्लैंडरस, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस, एविडेंस एंड टेस्टिमनी। अच्छा, इसमें एक चीज देखेंगे, वो जो कंसिस्टेंट है वो ये है कि क्योंकि ना कोर्ट का पेपर है तो कोर्ट की टर्म्स को काफी यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले गिल्टी और इनोसेंट, ये दूसरे एक दूसरे के ना एंटोनिम्स है, तो ये आप सीधे सीधे इसको कह दोगे कि ये तो एंटोनिम है, ठीक है, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस, प्रोसिक्यूटर होता है बेसिकली जब कोई आरोप लगाता है किसी पे, तो जो उसका वकील है उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। और जो डिफेंस लॉयर है, इसका मतलब है वो किसी को डिफेंड कर रहा है। जो अक्यूज्ड की तरफ से होता है वो तो बेसिकली आपका डिफेंस वाला होता है, और जो विक्टिम की तरफ से होता है वो बेसिकली आपका प्रोसिक्यूटर होता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ना काइंड ऑफ एंटोनिम है, तो ये भी नहीं बन सकता है। अब आपके सामने फिर से दो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक तो लिबेलस और ये स्लैंडरस, और एविडेंस और टेस्टिमनी। सबसे पहले अगर हम लेवेलस और स्लेंडरस को देखें तो इन दोनों का ही मतलब होता है कोई चीज, अगर कोई स्लेंडरस रिमार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई चीज हो सकती है। जब कोई चीज स्लेंडरस है, इसका मतलब है वो आपको मतलब किसी चीज को दूषित करने वाली है, खराब करने वाली है, ठीक है, आपकी इमेज को खराब करने वाली है। स्लेंडरस रिमार्क्स है, इसका मतलब है गाली दे रहा है कोई आपको, वही मीनिंग होता है लेबेलस का। यानी कि ये दोनों तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स है। अगर ये सिनोनिम्स है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एविडेंस और टेस्टिमनी ये भी तो एक ही चीज है, लेकिन आपको ना समझना पड़ेगा। टेस्टिमनी इज अ टाइप ऑफ एविडेंस। एविडेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई मर्डर होता है, और अगर उस मर्डर में देखा जाए तो मर्डर में एक व्यक्ति ने देखा कि किसी व्यक्ति ने चाकू लेके और एक व्यक्ति को मार दिया, तो एविडेंस की अगर हम बात करें तो जो चाकू अगर वहां से बरामद किया जाएगा तो वो अपने आप में एक एविडेंस है। सीसीटीवी फुटेज वहां से अगर निकाली गई तो वो भी अपने आप में एक एविडेंस है, ठीक है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने आके गवाही दी तो वो गवाही अपने आप में क्या है, एविडेंस है। गवाही भी एविडेंस है। वहां से उस चाकू पे उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मिले, वो भी अपने आप में एक एविडेंस है। वो जो व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ है उसका ब्लड जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसके कपड़ों पे मिला, ये भी एक प्रकार का एविडेंस है। तो एविडेंस क्या है ना, बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। तो एविडेंस एक ब्रॉड टर्म है, और ये जो टेस्टिमनी है ना, ये एक टाइप ऑफ एविडेंस होता है। इट इज टाइप ऑफ एविडेंस। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ना सिनोनिम नहीं है। एविडेंस अगर ये है तो टेस्टिमनी इसके अंदर है, छोटा सा एक पार्ट, तो सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम नहीं है इसका मतलब है ये नहीं बनेगा। क्या आंसर हो जाएगा, लेवेलस एंड स्लेंडरस। बात समझ आई दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एविडेंस और टेस्टिमनी भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये भी सेम वही चल रहा है। कन्विक्शन, एक्विटल, सेंटेंस, पार्डन, अपील, ट्रायल, मिटिगेटिंग और एक्सटेन्युएटिंग। सबसे पहले भाई, जब किसी व्यक्ति पे कोर्ट में कोई केस वगैरह चलता है तो उसको कन्विक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पे ये पाया गया कि भाई इसी ने क्राइम किया है तो कन्विक्शन हो जाएगा, और अगर ये पाया गया कि उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है तो एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल का मतलब है किसी को बरी करना, कन्विक्शन का मतलब है उस पर आरोप को सिद्ध कर देना, साबित कर देना। का मतलब है ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ना कि सिनोनिम्स। जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं, जब कन्विक्शन होता है तो कन्विक्शन के बाद में जो सजा सुनाई जाती है उस सजा को सेंटेंस कहते हैं। ही इज सेंटेंस्ड टू बी हैंग्ड, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बोलते हैं ना। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, सजा सुनाना। और पार्डन करने का मतलब होता है माफ कर देना। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, ये भी नहीं बनेगा। अपील करना और ट्रायल करना, दीज टर्म्स आर रिलेटेड बट नॉट सिनोनिम्स। जब कोई कोर्ट में जाता है तो अपील करता है कि भाई मेरे साथ में ये गलत हुआ है, और लेकिन जब उस अपील को सुना जाता है उस टाइम पे जो भी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये अक्यूज्ड है, इस पे आरोप लगाया गया है कि इसने किसी का मर्डर किया है, तो जब वो व्यक्ति का जितनी भी सुनवाई हो रही होती है कोर्ट में, उसी को ट्रायल बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ही इज अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल है इसका मतलब है उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ट्रायल इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रायल का मतलब है कोर्ट में उसको ट्राई किया जा रहा है, इसका मतलब है कोर्ट में उस पर बेसिकली आरोप दाखिल करे जा रहे हैं।
तो वो ट्रायल है और अपील अलग चीज है। तो दीज टर्म्स आर रिलेटेड बट दे आर नॉट सिनोनिम्स, ठीक है, ये भी आ जाएगा। मिटिगेट करना या एक्सटेन्युएट करने का मतलब होता है किसी चीज को ना कम करना, खास करके किसी खराब चीज की, उस खराब चीज को ना थोड़ा सा सुधारना, बेसिकली जो खराब क्वालिटी है उसको कम करना, ठीक है। सो मिटिगेटिंग और एक्सटेन्युएटिंग आपका करेक्ट सिनोनिम है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो वीओडी बैच इंग्लिश का ये 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है आपका, सेम इसी तरीके से, टेस्टामेंट, विल, इनहेरिटेंस, लेगेसी, बेनिफिशियरी और एग्जीक्यूटर, प्रोबेट और एस्टेट। अब इसको देखना है। देखो सबसे पहले देखेंगे प्रोबेट एंड एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता है? एस्टेट आपने सुना होगा, देखा होगा बार बार, रियल एस्टेट का बिजनेस लोग बोल रहे होते हैं कि ये रियल एस्टेट में काम करते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके यहाँ लिखा रहता है रियल एस्टेट। रियल को आप रियल यानी कि सच्चा समझ सकते हैं, एस्टेट यानी कि जो जमीन जायदाद होती है। तो जो एक्चुअल की जमीन जायदाद का बिजनेस कर रहे हैं वही रियल एस्टेट है एक तरीके से। तो एस्टेट बेसिकली एक तरीके से प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। और प्रोबेट का मतलब क्या होता है? प्रोबेट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रूविंग कि कोई बिल जो है, जो विल लिखी जाती है, विल, WIL, विल का मतलब क्या होता है कि मतलब WILL होता है, ठीक है। जो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी विल देखी जाती है कि वो क्या चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी किसको जाए, वही होती है विल। तो ये प्रूव करना कि ये विल सही है या गलत है, तो बेसिकली ये प्रूव करना कि ये विल सही है, वही होता है प्रोबेट करना। प्रोब एक वर्ब होती है, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, वर्ब होती है प्रोब। तो प्रोब का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना, और उसी से रिलेटेड आपका ये बन जाता है प्रोबेट, ठीक है। ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, ठीक है। तो एस्टेट और ये तो नहीं बनेंगे, ये तो दोनों टर्म्स अलग हैं। एक है बेनिफिशियरी और एक है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब है जो व्यक्ति कुछ एग्जीक्यूट करता है, लाइक लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। लॉ को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि लॉ को बेसिकली इंप्लीमेंट करना। तो जो लोग, जैसे पुलिस लॉ को एग्जीक्यूट करती है तो वो एग्जीक्यूटर है एक तरीके से, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना। दूसरा एग्जीक्यूट करना, जैसे कोर्ट ने एक सजा सुनाई कि भाई साहब इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो फांसी पर लटकाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको भी एग्जीक्यूटर बोल देते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली सजा को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर मारने वाले को भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिशियरी जिसको फायदा होता है। तो ये तो दोनों एंटोनिम हो गए एक तरीके से, ये भी नहीं बनेगा। अब आपके दो वर्ड्स हैं, एक है इनहेरिटेंस और लेगेसी। इवन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी खोलोगे ना तो आपको इनहेरिटेंस और लेगेसी सिनोनिम्स दिखाएगा, बट क्या ये सिनोनिम्स हैं? इनमें ना दो चीजें हैं जो आप डिफरेंस के तौर पे देख सकते हो। पहला, सामान्यतः इनहेरिटेंस वो होता है जो आपको कुछ मिलता है, ये आपके लिए इनहेरिटेंस है। और लेगेसी, जो कोई व्यक्ति कुछ छोड़ के जाता है ना उसको लेगेसी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, एक तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों चीजें थोड़ा सा अलग हैं। दूसरा, ये जो इनहेरिटेंस है ये बहुत ही नैरो टर्म है, और जो लेगेसी है ये बहुत ब्रॉड टर्म है। लेगेसी कुछ भी हो सकती है। लेगेसी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सारा सम्मान कमाया तो वो उसकी लेगेसी है, लेकिन क्या वो सम्मान उसके बच्चों पर चला जाएगा? नो। लेगेसी जरूरी नहीं है कि नीचे वालों पर ट्रांसफर हो पाए, लेकिन इनहेरिटेंस जो होता है ना वो ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेंस या तो प्रॉपर्टी हो सकती है या पैसा हो सकता है, लेकिन लेगेसी कुछ भी हो सकती है। लेगेसी सम्मान हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। तो लेगेसी इज अ ब्रॉड टर्म और इनहेरिटेंस जो है ना वो बहुत नैरो टर्म है, तो इसीलिए ये दोनों सिनोनिम नहीं है। टेस्टामेंट और विल ये दोनों सेम चीजें होती है। टेस्टामेंट का मतलब है हमारी तरफ से हमने कुछ लिख के दे दिया कि ऐसा होना चाहिए, विल का भी वही मतलब है। तो ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। इनहेरिटेंस और लेगेसी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे इनहेरिटेंस और लेगेसी दे आर रिलेटेड और दे आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, क्लोजेस्ट टू द सिमिलर इन मीनिंग, है ना। तो क्लोजेस्ट पूछा है, ना कि कोई भी। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो तो फिर टेस्टामेंट और विल है। लेगेसी और इनहेरिटेंस दे कैन बी सिनोनिम्स, बट वो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस इज अ नैरो टर्म एंड लेगेसी इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, काफी ब्रॉड टर्म है ये। लेगेसी कुछ भी हो सकता है। लेगेसी, किसी ने बहुत सारी मूवीज बनाई वो उसकी लेगेसी है। जो आपका काम आपने जो जीवन में किया है ना, दैट्स योर लेगेसी, है ना। जो आपने काम किया है, जो आपने नाम कमाया है, दैट्स योर लेगेसी। लेकिन इनहेरिटेंस जो आपको मिलता है, तो जनरली लेगेसी आदमी छोड़ के जाता है और इनहेरिटेंस आदमी को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी फर्क। आगे देखेंगे, ये भी वोकैब का ही चल रहा है अभी भी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। सो डैमेजेस, कंपनसेशन, नेग्लिजेंस, कॉशियस, क्राइम, रॉन्ग, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी। देखो सबसे पहले
लाइबिलिटी और इम्यूनिटी, इन दोनों का देखेंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी, एक तरीके से बोझ, वो लाइबिलिटी है। हम कहते हैं यार ये तुम पे लाइबिलिटी बन गया है, यानी कि ये तुम पे बोझ बन गया है। अक्सर करके हम बच्चों को बोलते हैं कि यार आप युवा हो और इस उम्र में आपको अपने ना पेरेंट्स पे लाइबिलिटी नहीं बनना है, ठीक है, आपको उनके लिए कुछ करके देना है, आपको एक लाइबिलिटी नहीं बनना है। लाइबिलिटी यानी कि एक तरीके से बोझ। और उस एक वर्ड दे रखा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। कोविड-19 जब चल रहा था उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बात करते थे कि यार किसकी इम्यूनिटी वीक है, किसकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी का मतलब होता है बेसिकली सुरक्षा एक तरीके से। तो जब हम अपने शरीर में इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम का मतलब है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं जनरल सेंस में, बीमारियों के सेंस में नहीं, तो इम्यूनिटी का मतलब है किसको किस चीज़ से सुरक्षा है। लाइक मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी, आपका एमईए में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब आप एमईए में होते हुए और फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं तो कुछ आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिली होती हैं जो कि इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर मिलती हैं। यानी कि कुछ क्राइम्स वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आपको पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकती। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट जो एग्जैक्ट लाइन्स हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में मैंने पढ़ा था जिस टाइम पे मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी। तो उस टाइम पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में सर ने बताया थोड़ा सा, तो एग्जैक्ट मेरे को टर्म्स नहीं पता है वहाँ पे, लेकिन होता यही है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। इसका मतलब है कि आप बाहर चले गए और आपसे कोई छोटा मोटा क्राइम भी हो सकता है, तो आपको आपके देश में ट्राई किया जा, मतलब ट्रायल चल सकता है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्रायल चले आपका, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इम्यूनिटी एक तरीके से सुरक्षा होती है, ठीक है। तो ये तो दोनों एंटोनिम तो बन भी सकते थे, लेकिन ये तो नहीं बनेंगे। अगेन क्राइम एंड रॉन्ग, अब यहाँ पे भी लोगों को लगेगा यार ये भी सिनोनिम्स हैं, बट यार एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, क्राइम करना बहुत मतलब क्राइम भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन रॉन्ग तो बहुत बड़ी टर्म है, बहुत ब्रॉड है ये तो, मतलब ये भी बहुत नैरो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। रॉन्ग में तो कुछ भी हो सकता है कि यार किसी का आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, किसी का बिहेवियर थोड़ा गलत हो सकता है। मान लीजिए कि किसी के घर में शुरुआत से एक कल्चर रहा है कि बच्चे उठ के सुबह, जैसे मेरे घर में है, मैं सुबह उठता हूँ तो मम्मी पापा से पैर छू के राम राम करता हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी दिन मैंने वो राम राम नहीं करी, तो वो गलत है, लेकिन क्या वो क्राइम है? द आंसर इज नो, वो क्राइम नहीं है। तो रॉन्ग होना किसी चीज का और क्राइम होना, दे आर डिफरेंट, बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। वैसे तो सारे क्राइम भी रॉन्ग है, तो क्राइम मतलब रॉन्ग अगर इतना बड़ा है ना, तो क्राइम इसके अंदर सिर्फ इतना सा है। तो ये डिफरेंस है। तो ये ब्रॉड टर्म और नैरो टर्म यहां पे भी ये काम करेगी, तो अगेन ये भी आपका सिनोनिम नहीं बनेगा। नेग्लिजेंस एंड कॉशियस, कॉशियस एडजेक्टिव होता है। कॉशियस का मतलब है जो बहुत सावधान है, और नेग्लिजेंस का मतलब होता है जहां पे बेसिकली लोग कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, सो वो नेग्लिजेंस दिखता है। तो नेग्लिजेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म नेग्लिजेंट होता है, तो ये तो एंटोनिम बन सकते थे। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सर डैमेज यानी कि नुकसान और कंपनसेशन यानी कि भरपाई, तो इसका मतलब ये तो एंटोनिम है, फिर तो सारे ही गलत हो गए, उस हिसाब से तो क्राइम और रॉन्ग ही चल जाएगा। नहीं, डैमेज का मतलब होता है नुकसान और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। अगर आपने नाउन चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो ये वर्ड्स आपने जरूर पढ़े होंगे कि डैमेजेस नुकसान, सॉरी डैमेज नुकसान एंड डैमेजेस कंपनसेशन, ठीक है। ही रिसीव्ड डैमेजेस ऑफ 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो जब हम कुछ रिसीव करते हैं सो दैट्स डैमेजेस, और जब हमें कोई नुकसान होता है सो दैट्स डैमेज। डैमेज अनकाउंटेबल नाउन है, और डैमेजेस जो है वो ऑलवेज प्लूरल रहता है, और वो उसका मतलब होता है कंपनसेशन, यानी किसी भी चीज, किसी नुकसान के लिए मिला पैसा वगैरह जो भरपाई होती है, दैट्स डैमेजेस। ऐसे ही आपने पेन और पेन्स पढ़ा होगा, पेन दर्द होता है, लेकिन पेन्स आपका एफर्ट्स का काम करता है। ऐसे ही आपने एस और एसिस पढ़ा होगा, एस आपका राख होता है, लेकिन एसिस आपका अस्थियां होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो डैमेजेस और कंपनसेशन दे आर सिनोनिम्स, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा बदल गया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर तो वो होता है ना जो ट्रांसलेट करता है, ग्रामेरियन ग्रामर वाला होता है, लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज का अध्ययन करता है, तो पॉलीग्लॉट इज द पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। नेक्स्ट, अ पर्सन, मेरे साथ साथ में आप भी आंसर करते चला करो कमेंट बॉक्स में। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डेलिबरेटली जानबूझ के और किसी प्रॉपर्टी वगैरह में आग लगा देता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो एक वर्ड दे रखा है वेंडल। वेंडल का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, जो नुकसान करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं वेंडल को। तो वेंडल तो नहीं बनेगा।
इसके अलावा एक है सेबोटियर। सेबोटियर का मतलब भी सेम यही होता है, सेबोटाज करना। सेबोटाज कर रहा है बेसिकली सेबोटियर है। सेबोटियर यानी कि जो तोड़फोड़ करे, नुकसान करे। तो ये और वेंडल सिनोनिम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों से तो हमें कुछ नहीं करना है। अब आपको जैसे यहाँ पे दिखेगा ना पायरोमेनियाक, लगे कि पायरो यानी कि आग, मेनिया यानी कि सनक, जिसको आग लगाने की सनक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पायरोमेनियाक ना डेलिबरेटली ये काम नहीं करता है, लिटरली। जैसे अगर आप, जैसे एक वर्ड होता है आपका क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की ना सनक रहती है। ये एक मतलब एक फिजिकल मतलब मेंटल कंडीशन, नॉट फिजिकल, ठीक है। चाहे वो पायरोमेनियक है, चाहे वो बेसिकली क्लेप्टोमेनियक है। ये जो मेनिया होते हैं ना, ये मेडिकल कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। मेडिकल कंडीशन है, ये बीमारियां हैं। और क्योंकि ये बीमारियां हैं इसीलिए डेलिबरेटली ये काम नहीं करते हैं। ये काम ये लोग बीमारी की वजह से कर देते हैं, ना कि जानबूझ के। जैसे अभी एक रिसेंटली वेब सीरीज आई है उस पर अमेजोन प्राइम पे, दुपहिया, ठीक है। मैंने थोड़ी सी देखी थी, ऑनेस्टली मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन ऐसे उसकी कुछ रील्स वील्स चल रही थी तो मुझे वो एक दो सीन बड़े अच्छे लगे, तो मैंने वहां पे देखा था। तो उसमें एक बंदा होता है, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम भी याद नहीं है कि क्या था, लेकिन उस बंदे को क्लेप्टोमेनिया होता है। और वो क्या करता है कि चीज़ों को चुराता है लोगों की, और एक लड़की के साथ में वो मतलब मोहब्बत वाली बातें बातें करता है। उस लड़की के लिए गिफ्ट लेके आता है एक दिन। लड़की गिफ्ट खोलती है, फ़ोन निकलता है, लड़की बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो कहती है यार ये कवर पे ये कौन सा लेटर बन रहा था, कोई ये लेटर क्यों है? लड़की का बाप आता है कि ये लेटर इसलिए है कि ये हमारे नाम से है। अब सोचो, लड़की के बाप का फ़ोन चुरा के उसी लड़की को गिफ्ट में दे रहा था वो। तो फिर इस बात पे पंचायत जब होती है तो क्या होता है वहाँ पे कि लोग कहते हैं कि यार तुम चोरी क्यों करते हो, क्यों? तो उसकी माँ ये कहती है, जो चोरी करता है लड़का, कि ये चोरी इसलिए करता है, ये किसी चीज़ को देखता है ना तो ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मन तो कर भी ले, लेकिन हाथ इसके ना रुक नहीं पाते हैं। तो वो भी यही कहता है कि वो तुम्हारे कवर पे ना वो भालू सा छप रहा था पीछे, और वो भालू सा मुझे आकर्षित कर रहा था, इसीलिए मैंने चुरा लिया। तो क्लेप्टोमेनिया जिसको होता है ना, तो इसका मतलब है वो ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि मैं चोरी करूं। क्लेप्टोमेनिया ये तो कई बार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, डेलिबरेटली नहीं करता है, बट समटाइम्स दैट पर्सन लूजेस कंट्रोल, ठीक है। वो पर्सन कंट्रोल खो देता है। सिमिलर इज द केस विद पायरोमेनियक। पायरोमेनियक का ये नहीं है कि कोई जानबूझ के चाहता ओके आज ना यहाँ आग लगाएंगे, ये नहीं है। पायरोमेनियक का क्या है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको अंदर से एक सनक आती है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। एक मन उससे कहता है कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन फिर भी वो कर देता है, ठीक है। सो पायरोमेनियक इज अ मेडिकल कंडीशन, ये डेलिबरेटली काम नहीं करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है ना, अर्सोनिस्ट भी बोल देते हैं इसको, कई बार अर्सन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वो व्यक्ति होता है जो जानबूझ के आग लगाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, और आई होप आपको जो मैंने स्टोरी सुनाई है ना, तो उससे ये डिफरेंस हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट माई वीओडी बैच ऑन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, ठीक है। डाउनलोड करिए आरजी विक्रमजीत ऐप, वहां पे आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश वीओडी बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। अब जब हम इनकी बात करते हैं ना, तो ये हमें क्या पूछा गया, फिलोसॉफिकल स्टडी को क्या कहते हैं, किस चीज की? नेचर, किस चीज का नेचर? बीइंग यानी होना, रियलिटी होना किसी चीज की, या किसी का एग्जिस्ट करना, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आप इसको देखोगे, ऑप्शन है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए ना ऐसे जोक के तौर पे आप ये कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, अबाउट नॉलेज। तो मतलब कुछ भी कह सकते हैं, गेटिंग नॉलेज अबाउट नॉलेज। तो नॉलेज के बारे में जो नॉलेज है आपको, ठीक है, तो वही है एपिस्टेमोलॉजी। तो नॉलेज है ये बेसिकली, किस चीज की स्टडी? नॉलेज की, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑन्टोलॉजी है, इसका मतलब होता है बेसिकली कि ये बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस की स्टडी। और ये जो मेटाफिजिक्स है, इसका मतलब भी सेम यही होता है कि बीइंग, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस की स्टडी। और ये जो हर्मेनेटिक्स होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली रिटन टेक्स्ट की स्टडी। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों का मीनिंग यही है, लेकिन इन दोनों में ना एक मेजर सा डिफरेंस है जो कि आपको समझने की जरूरत है। ये जो मेटाफिजिक्स है, इट इज मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंटिफिक स्टडी होती है। लेकिन ये जो ऑन्टोलॉजी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी और साइंस बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसॉफिकल स्टडी तो हम बात करेंगे ऑन्टोलॉजी की, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक स्टडी तो हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की। तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स क्यों आंसर नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक स्टडी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल स्टडी, और फिलोसॉफिकल स्टडी की बात आएगी तो ऑन्टोलॉजी, ठीक है। जैसे कि ये जो
एपिस्टोमोलॉजी है ना, ये भी फिलोसॉफिकल स्टडी होती है नॉलेज की, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज अ स्पीच इन विच अ पर्सन टॉक्स टू देमसेल्व्स ऑफन यूज्ड इन ड्रामा। जब व्यक्ति खुद से बात करे तो बेसिकली क्या बोलते हैं, देखो एक वर्ड होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या है, जैसे मैं हूं, मैं जो अभी कर रहा हूं, इट इज मोनोलॉग, यानी कि मैं आया हूं, आके जस्ट बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। जब एक ही व्यक्ति बोले जाता है, खास करके स्टेज वगैरह पे जब परफॉर्म करते हैं, या जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस में परफॉर्म करते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग डजंट मीन कि मैं खुद से बात कर रहा हूं, ठीक है। मोनोलॉग का मतलब है जो मैं अभी कर रहा हूं, तो दैट कैन नॉट बी द आंसर। डायलॉग का मतलब है जब दो लोग बात करते हैं, ठीक है। ओरेशन का मतलब है, जब आपने एक वर्ड सुना होगा ना ओरेटर, ओरेटर का मतलब है जो अच्छा बोलता है, जो वक्ता होता है, तो ओरेशन उसी की नाउन फॉर्म है, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा। सोलिलोकी का मतलब होता है मेरे भाई खुद से बात करना। अब आप कहोगे सर खुद से बात करना, अकेले बात करना एक ही तो बात है, नहीं। मोनोलॉग का क्या है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन बात सिर्फ मैं कर रहा हूं, आपकी नहीं सुन रहा हूं, सो इट इज मोनोलॉग। लेकिन मैं खुद से ही बात करूं, अरे यार प्रशांत, ये तो यार काम ऐसे हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुझे, बड़ा ये कर दिया तूने, यार एक काम कर, तू अब ये काम कर ले, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक दिस, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज सोलिलोकी। और यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, अ पर्सन टॉक्स टू देमसेल्व्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अ पर्सन के लिए देमसेल्व्स लगा रखा है, ऐसा क्यों? वैसे एसएससी एग्जाम्स में ये गलत होता है। ऐसा इसलिए होता है, आजकल ये जो दे और देम है, इसको जेंडरल न्यूट्रल मान के आजकल सिंगुलर के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए अक्सर करके समवन के लिए, एनीवन के लिए ये देम या देमसेल्व्स आ जाता है। बट द थिंग इज कि आपको आपके एग्जाम में इनको अवॉइड करना है और यहाँ पे हिम का प्रयोग करना है। जेंडर न्यूट्रल करने के लिए इसको यूज करते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये नहीं यूज करना है, एग्जाम्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सोलिलोकी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला आपका है, अगेन ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच समथिंग स्पेशली अ वर्ड और फ्रेज इज अडेप्टेड इनटू अ न्यू कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई वर्ड हो गया या कोई फ्रेज हो गया, उसको ढाला जाता है एक नए कल्चर में और सोशल कॉन्टेक्स्ट में। देखो जब हम किसी चीज को ढालते हैं ना, तो वो चीज पूरे तरीके से उसमें ढल जाती है, मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेट करना, एक ऑप्शन दे रखा है इंटीग्रेट। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका मतलब है दो अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं, वो दोनों चीजों की अपनी एक आइडेंटिटी है, बट इंटीग्रेट हुए यानी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, बट दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी कैरी करते हैं, उसमें आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, वो खुद की अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे अडेप्ट नहीं हुआ, ये तो जस्ट बेसिकली एक तरीके से हमने कोई चीज को अडॉप्ट किया है, ना कि अडेप्ट। अडॉप्ट करने में क्या है, इस चीज को अपना लिया है, इसकी अपनी आइडेंटिटी हमारी अपनी है, बट हमने अपना लिया है। अडेप्ट करने का मतलब क्या है, जैसी हमको जरूरत थी उस चीज को हमने वैसे ढाल दिया है, तो अडेप्ट कर दिया है। अडेप्ट में अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देता है, नई आइडेंटिटी में आ जाता है, ठीक है। अडॉप्शन में क्या होता है कि वो उसकी जो पहली आइडेंटिटी थी उसके साथ में किसी ने उसको अपना लिया है, ध्यान रखना। कल्चराइजेशन ये बहुत मतलब रेयरली यूज वर्ड है, कल्चराइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक आपका है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप ना सिटीजनशिप पढ़ते हो, तो सिटीजनशिप पाने के कितने तरीके होते हैं, तो उसमें एक नेचुरलाइजेशन भी होता है, तो ये एक सिटीजन बनाने का तरीका होता है, तो ये भी नहीं होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी में आके मिल जाना, ठीक है। सो मिलना ही इसमें लिख रखा है, मिलना, ठीक है, मिलेशन। तो जब कोई चीज आप में आके मिल जाती है, घुल मिल जाती है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो देती है, क्योंकि यहाँ पे अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। अडेप्ट करना यानी ढाल देना खुद को, पुरानी आइडेंटिटी लॉस कर देना। सो आइडेंटिटी लॉस होता है एसिमिलेशन में, और इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है, इसीलिए इन दोनों में एसिमिलेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द न्यू एम्प्लॉय हुज नेम इज जॉन। अच्छा ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि किसी एक विशेष एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल द आया है, और ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए रिलेटिव क्लॉज के साथ में कॉमास का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हुज नेम, जिसका नाम इज जॉन। अब देखो इज तो आ रखा है, ये जो हुज होता है ना, ये हु इज का काम तो कर सकता है, लेकिन पजेसिव केस वाला जो हुज होता है ना, दैट्स दिस वन, ठीक है, ये वाला हुज, ये आपका क्या है, पजेसिव केस है। यहाँ पे नाउन से पहले हमें पजेसिव केस चाहिए, तो कौन से वाले हुज की जरूरत है, दिस वन। तो हुज नेम इज जॉन, वो जो एम्प्लॉय जिसका नाम जॉन है, इज वेरी फ्रेंडली, इज आपका वर्ब है, वेरी फ्रेंडली कॉम्प्लीमेंट है, और
फ्रेंडली जिसमें एडजेक्टिव है, बेशक ये एल वाई पे खत्म होता है लेकिन फिर भी एडजेक्टिव होता है, जैसे कि फ्रेंडली हो गया। आपको पता होना चाहिए जब हम किसी नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट ऑल एम्प्लॉइज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। अब देखो द न्यू पॉलिसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसमें से एक डेफिनेट पॉलिसी की बात है, इसलिए आर्टिकल द आ गया। पॉलिसी आपका नाउन है, न्यू आपका एडजेक्टिव है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। किसी भी हेल्पिंग वर्ब मॉडल के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये इफेक्ट आ गया। मॉडल के बाद में V1 आती है, इफेक्ट आपका V1 है। अब आपको पता होना चाहिए एक शब्द आपका होता है अफेक्ट, और इट इज अ वर्ब, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, एंड द अदर वर्ड इज इफेक्ट। इफेक्ट के दो काम होते हैं, इट कैन बी अ नाउन, मेजरली इट इज अ नाउन, ठीक है, मोस्टली इट इज अ नाउन, ये जनरली नाउन होता है, बट समटाइम्स इट कैन एक्ट एज अ वर्ब, लेकिन कभी कभार ये एक वर्ब के तरीके से भी काम कर सकता है इफेक्ट। लेकिन ये जो वर्ब होता है ना, तो इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट। जब किसी चीज में हम बदलाव वगैरह लाते हैं ना, ठीक है, या टू कॉज टू हैपन, कोई चीज को कॉज करना, कुछ बदलाव लाना, ठीक है, खास करके जब हम चेंज की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तब ये प्रभावित करने के सेंस में नहीं आता है। अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, इट विल चेंज द एम्प्लॉइज, नहीं, कोई ब्रिंग अबाउट थोड़ी कर रहा है। वी के मतलब समथिंग कैन इफेक्ट चेंजेस, लाइक हमने एग्जांपल दिया, द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस, यानी कि वो बहुत सारे चेंजेस लाएगी, बदलाव लाएगी। इट विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस, इट विल कॉज टू हैपन अ लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो वो वाला सेंस बन सकता है, चेंजेस नहीं है, इंप्लॉइज हैं, बदलाव लाने का सेंस नहीं है। इसका मतलब है इफेक्ट का नहीं, किसका प्रयोग करना है हमें, वी नीड टू यूज द वर्ब अफेक्ट, ठीक है। तो इट विल अफेक्ट ऑल द एम्प्लॉइज, तो अफेक्ट वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये कब है, स्टार्टिंग आपका क्या है, तो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, विच स्टार्ट्स, द पॉलिसी विच स्टार्ट्स, कब स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द न्यू एम्प्लॉय इज वेरी फ्रेंडली। पता नहीं एम्प्लॉय के पीछे पड़ गए पेपर में, है ना, जिसने भी पेपर बनाया है ना, तो उसको एम्प्लॉय पूरा दिमाग में था। तो द न्यू एम्प्लॉय सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ठीक है। द न्यू एम्प्लॉय इज फ्रेंडली, एडजेक्टिव आ गया, कितना फ्रेंडली है, वेरी, एडवर्ब आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक डेफिनेट एम्प्लॉय की बात है तो आर्टिकल द सही है, न्यू एडजेक्टिव सही है, एम्प्लॉय वर्ब नाउन सही है, ठीक है। आगे एंड हेल्पफुल, अब देखो एंड के पहले एडजेक्टिव है, एंड के बाद में एडजेक्टिव है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बट कंजंक्शन आ गया, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, ही डोंट नो। अब एक बात बताइएगा, ही आपका सिंगुलर है प्लूरल, आपका होगा सर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है, ना कि डोंट का। तो ही डज नॉट नो, नो आपकी वर्ब आ गई, क्या नहीं मतलब कितना जानता है, मच, मच यानी ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एक तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है वर्ब को। कितना जानता है, ही डज नॉट नो मच, ज्यादा नहीं जानता है। किसके बारे में, तो नो के साथ में अबाउट प्रपोजिशन आ गया, जिसका ऑब्जेक्ट है द कंपनी, एक डेफिनेट कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय डेफिनेट है तो उसकी कंपनी तो ऑटोमेटिकली डेफिनेट हो जाएगी, तो द कंपनी लिख देंगे। तो कौन से पार्ट में एरर है आपका, ये डोंट वाले में, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, द कंपनी विल हायर हंड्रेड्स ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। लग रहा है एम्प्लॉइज पे ही सारे क्वेश्चन बनाने थे भाई को, ठीक है। सो द कंपनी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एक डेफिनेट कंपनी की बात है तो आर्टिकल द आपका चल जाएगा, कंपनी आपका नाउन है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हायर आपकी बेस फॉर्म हो गई। विल हायर, क्या हायर करेंगे भाई, हंड्रेड्स ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, लाख हो गया, 1000 हो गया, इन सब के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं। या तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, 100 न्यू एम्प्लॉय। अब इसमें भी पूरे तरीके से सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हमने 100 को बिना ऑफ के लिखा है, तो ऐसे केस में दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो इसको प्लूरल नहीं कर सकते, और दूसरा इसके पहले हमें नंबर लिखना पड़ेगा, तो या तो 100 लिखो या 100 लिखो। 100 की संख्या बतानी पड़ेगी, कितने सौ, 100, 200, 300, 400 बताना पड़ेगा, ठीक है। सेम लाख के साथ में, द कंपनी हायर्ड लाख न्यू एम्प्लॉइज, नहीं, द कंपनी हायर्ड 1 लाख न्यू एम्प्लॉइज, या अ लाख न्यू एम्प्लॉइज, या 2 लाख न्यू एम्प्लॉइज, इस टाइप से, ठीक है। सो 1 लगाओ, अ लगाओ या 2 लगाओ,
और या फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि इसको सीधे से क्या लिख दो, ऑफ के साथ लिख दो। तो 100 को ऑफ के साथ लिखा, ठीक है, 100 ऑफ एम्प्लॉइज या न्यू एम्प्लॉइज, जो भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में ध्यान रखना, अगर इसको ऑफ के साथ लिखते हैं ना, चाहे 100 हो, मिलियन हो, डजन हो, ट्रिलियन हो, तो हंड्रेड्स ऑफ लिखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लिखते हैं, डजन्स ऑफ लिखते हैं, मिलियंस ऑफ लिखते हैं, बिलियंस ऑफ लिखते हैं, ट्रिलियंस ऑफ लिखते हैं, लाख्स ऑफ लिखते हैं, ठीक है। कहते हैं ना सैकड़ों लोग, तो सैकड़ों नए इंप्लॉय यहां पे कहना चाह रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ न्यू इंप्लॉइज। इन प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अब देखो फ्यू कैसा नाउन होता है, मतलब फ्यू डिटर्मिनर होता है, जिसके साथ में आपको पता होना चाहिए हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अगर इसके साथ प्लूरल नाउन आता है तो फ्यू के साथ में मंथ्स का प्रयोग करेंगे, ना कि मंथ। प्लूरल नाउन आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मंथ्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ये भी, आई फील सो वीक आफ्टर रनिंग अ मैराथन बट आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ बाई नेक्स्ट डे। अब आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फील आपकी वर्ब है, आई फील, मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि फील आपकी जनरली स्टेटिव वर्ब होती है, तो कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट टेंस में आ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा फील कर रहा हूं, वीक फील कर रहा हूं। अब दो तरीके का वीक होता है, ठीक है, वन इज दिस वीक, और एक आपका होता है ये वाला वीक। ये वाला जो वीक है इट इज एन एडजेक्टिव, ये वाला जो वीक है इट इज अ नाउन। ये वीक वो है जिसका मतलब होता है सप्ताह, और ये वो वीक है जिसका मतलब होता है कमजोर। आप सप्ताह फील कर रहे हो या आप कमजोर फील कर रहे हो, तो यू वुड से सर हम कमजोर फील कर रहे हैं, इसीलिए इस वाले वीक का प्रयोग होगा। तो ये आपका स्पेलिंग एरर टाइप मान सकते हैं, ठीक है, ये वाला। आफ्टर प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रनिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रपोजिशन के बाद। क्या रन किया आपने, तो अ मैराथन इस रन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रनिंग व्हाट, रनिंग अ मैराथन। बट आपका कंजंक्शन आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया फिर से आई, क्योंकि बात प्रेजेंट की चल रही है तो यहाँ से हम फ्यूचर की तो बात कर ही सकते हैं। भाई मैं अभी वीक फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल तक अच्छा फील करूंगा, तो विल बी बैक। तो विल आपका आई के साथ में विल खूब धूमधाम से चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल बी, तो बी आपकी वर्ब आ गई। बैक आपका एक तरीके से यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, आई विल बी बैक, मैं बैक हो जाऊंगा टू, बैक के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। माई नॉर्मल सेल्फ, जैसा मैं नॉर्मल होता हूँ वैसा हो जाऊंगा, कब तक, बाई नेक्स्ट डे। वैसे ये बाई नेक्स्ट डे ना इट इज समवॉट ऑकवर्ड, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड है। जनरली हमें बाई टुमारो कहना चाहिए, नेक्स्ट डे जनरली हमें यूज नहीं करना चाहिए, बाई टुमारो। क्योंकि नेक्स्ट डे हम तब यूज करते हैं जब कॉन्टेक्स्ट आपका किस में होता है, नरेशन वाला जो होता है, कि एक पॉइंट पे किसी ने ऐसा कहा था। तो पास्ट में जब चीजें चली जाती हैं तो नेक्स्ट डे लगाते हैं। जब प्रेजेंट से चीजों को कंपेयर करते हैं तो जनरली हमें टुमारो लिखना चाहिए, तो बाई टुमारो वुड बी बेटर, इट इज स्लाइटली ऑकवर्ड। या इसकी जगह पे हम बाई द नेक्स्ट डे बोलते हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट डे हो या द नेक्स्ट डे हो, उसको जनरली हमें नरेशन के केस में, यानी कि जब बात पास्ट की हो तब यूज करना चाहिए। तो इट शुड हैव बीन बाई टुमारो, ठीक है, चल सकता है ये, बट बेस्ट ऑप्शन तो ये होता। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्योंकि एक ही जगह मार्क कर सकते हैं, और ये तो एक ग्लेरिंग मिस्टेक है, दूर से दिखाई देने वाली मिस्टेक है। ग्लेरिंग का मतलब दूर से दिखे जो, तो ये आपका आसानी से आंसर कह दोगे कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है। तो ईडियम और फ्रेजेस की बात कर रहे हैं हम। तो टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट को हमने कई बार आपको समझाया भी है, और संजीवनी अगर आप खोल के देखोगे तो संजीवनी बुक में ट्रिक भी दे रखी है इसको याद करने की, ठीक है। जो इसका ओरिजिन है, वर्ल्ड वार के टाइम पे जब लोगों के गोली लगती थी, तो गोली को निकालने के लिए एनेस्थेसिया नहीं होता था, एनेस्थेसिया नहीं होता था तो क्या करते थे, जैसे डॉक्टर बचपन में करता था ना, कि सुई लगाने से पहले ये वाली उंगली और दांत से जोर से दबाओ। तो जब हम दांत से कुछ दबाते हैं, कुछ करते हैं ना, तो हमारा जो मेंटल अटेंशन है वो इस बात पे चला जाता है, पीछे से डॉक्टर खचाक से सुई लगा देता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता था, जब बुलेट वगैरह निकालनी होती थी तो एक बड़ा मुश्किल काम था कि जो बुलेट होती थी दूसरी, उसको चबाओ, उसको चबाएंगे तो यहाँ पे जहाँ चाकू से बुलेट को निकालना है, क्योंकि एनेस्थेसिया नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे दर्द कम होगा, क्योंकि आपकी अटेंशन कहाँ पे होगी, दांतों पे। दांत क्योंकि काफी सेंसिटिव होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कोई लोहा वगैरह घिसे ना, तो बड़ा दांतों में अलग लेवल का वो होता है, ठीक है, कोई कुछ घिस रहा हो, इवन कई बार उस चीज को इमेजिन करने से ही दांतों में ना सेंसिटिविटी आ जाती है, तो हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो इसीलिए जब बुलेट को चबाना होता था ना, तो दांतों के अंदर सेंसिटिविटी आती थी, जिससे कि यहाँ पे जहाँ दर्द होना है, गोली यहीं पे लगती है जनरली, इसीलिए यहाँ कह रहा हूँ, जहां भी गोली लगी हो, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी, तो उस जगह पे ज्यादा पेन ना हो के यहाँ होता था। और ये काम कैसा है, ये एक ऐसा काम है जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसको लोग अक्सर करके अवॉइड करते हैं। तो यहीं से इसका मीनिंग आ जाता है, इग्नोर द प्रॉब्लम नहीं, बाइट द बुलेट है तो इग्नोर करना बंद कर दिया है,
फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, बिल्कुल सही बात है, जो काम मुश्किल है उसको कर रहे हैं हम, ठीक है। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ये नहीं है। च्यू गम विद वर्किंग वाइल वर्किंग, नहीं यार, गम थोड़ी ना चबाना है आपको, च्युइंगम थोड़ी खानी है, नहीं। अगला नेक्स्ट देखेंगे, अगला आइडियम आपका थ्रो हिज वेट अराउंड। थ्रो हिज वेट अराउंड का मतलब होता है जब हम, इफ आई थ्रो माई वेट अराउंड, इसका मतलब है कि मैं इधर उधर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो इसका मतलब है यूज इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी इन एन ओवर बियरिंग वे। ओवर बियरिंग यानी जितना जरूरत है उससे कुछ ज्यादा ही, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरी हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, लूज वेट नहीं होगा, एक्ट जेनरसली एंड काइंडली ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मैनेजर्स प्रॉमिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग एक वो चीज होती है जो आपको मेन मुद्दे से भटकाए। लाइक मान लीजिए एक सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का, उसमें एरर ए पार्ट में, लेकिन बी पार्ट में एक ऐसा फ्रेज यूज किया है जिसको देख के ना आदमी के मन में ऐसा लगेगा कि यार ये तो गलत है। या फिर ऐसे मान लीजिए एरर बी पार्ट में है लेकिन ए पार्ट में एक ऐसा फ्रेज यूज कर दिया जिसको देख के लगेगा कि यार ये तो गलती है, लेकिन वो गलत है नहीं। तो दैट थिंग इज रेड हेरिंग। लाइक ऐसा सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आया था, द फिशरीज सेक्टर हैव, तो ये हैव पार्ट बी में था लेकिन पार्ट ए में था फिशरीज सेक्टर। अब लोग पढ़ के जाते हैं पहले से कि नाउन मॉडिफायर्स आर सिंगुलर, ठीक है, नाउन मॉडिफायर तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो सेक्टर नाउन है, इसके आगे फिशरीज आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर है, तो आपको लगे फिशरीज नहीं होना चाहिए, फिशरी होना चाहिए, आपने वही मार्क कर दिया, लेकिन वो सही था। आपका जो एरर था ना वो बहुत सिंपल सा था कि सेक्टर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये फिशरीज सेक्टर था ना, ये एक रेड हेरिंग है। तो रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है कि एक जानबूझ के जो डिस्ट्रैक्शन किया जाता है ना जिससे कि आप मेन मुद्दे से भटक जाओ, वो होता है रेड हेरिंग। तो देख लेते हैं एक बार, अ टाइप ऑफ हिस, बिल्कुल नहीं। अ फैक्चुअल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल नहीं। अ सिंबल ऑफ गुड लक, बिल्कुल नहीं। अ डेलिबरेट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन इश्यू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही वॉज डिटर्मिन टू हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है कोई काम तुरंत ही एक्टिविटी स्टार्ट कर देना, टू स्टार्ट समथिंग विद एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्लान वर्कड आउट बट इट वॉज अ पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है एक विक्ट्री जो हम, मतलब जीत तो मिल गई लेकिन उस जीतने में ना हम अपना सब कुछ हार गए, वही है पायरिक विक्ट्री। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप हैं, आप किसी के साथ, यू आर इन लव विथ समबडी, ठीक है, और आपने उसको दिल पे ले लिया कि हम तो भैया जी शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। शादी करने के चक्कर में आपने घर वालों से लड़ाई कर ली, अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली, एंड अल्टीमेटली यू गॉट मैरिड, ठीक है, आपकी शादी हो गई, बट बट इट वॉज अ पायरिक विक्ट्री बिकॉज एक एक सिंगल इंसान को पाने के चक्कर में यू लॉस्ट योर फैमिली, नहीं। तो इट वॉज अ पायरिक विक्ट्री। तो पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है एक विक्ट्री जो कि लगभग वैसी ही है जैसे कि हार हो गई हो। तो अ लॉस डिस्गाइज्ड एज विन, नहीं। अ विक्ट्री अचीव्ड एट ग्रेट कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अ लॉस, लगभग हार के बराबर की जीत है ये। सिंबॉलिक एंड इररेलेवेंट सक्सेस, बिल्कुल भी नहीं। अ फ्लॉलेस एंड एफर्टलेस विन, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, the government is determined to put an end to the illegal practices that have been going on, dash the radar and bring the perpetrators to dash। अब देखो, गोइंग अंडर द रडार होता है सबसे पहले, तो यहां से आप आसानी से मार्क कर सकते हो, समथिंग कैन गो अंडर द रडार। अंडर द, जब कोई चीज किसी के अंडर चल रही होती है ना, दैट मीन्स वो डिस्गाइज्ड वे में चल रही होती है। डिस्गाइज्ड वे में चल रही होती है यानी छुप के कोई भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अंडर होना, तो अंडर से अगर मार्क कर सकते हो तो पहला ही ये एक ही ऑप्शन है। ब्रिंग समवन टू जस्टिस, इसका मतलब होता है किसी को पनिश करना। ब्रिंग समवन टू जस्टिस का मतलब है टू पनिश समवन, ठीक है। तो ये भी आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द विट। अब बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं, ये तो देखो, ओवर द रडार कुछ नहीं होता है, ऑन द रडार तो फिर भी होता है, ठीक है। ऑन द रडार हो जाता है कि ये ऑन द रडार है, ऑन द रडार का मतलब होता है निशाने पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस निशाने पे हैं, नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो अंडर द रडार चली जाती है, उनको नोटिस नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है। और ब्रिंग समबडी टू ट्रायल नहीं होता है, ब्रिंग टू ट्रायल जनरली यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। ब्रिंग टू जस्टिस होता है, पनिश करना। बिलो और सेम तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द विटनेसेस स्टेटमेंट एडेड डैश
टू द इन्वेस्टिगेशन एंड अल्टीमेटली हेल्प टू डैश द मिस्ट्री सराउंडिंग द केस। अब देखो यहाँ से आप देखोगे हेल्प कराए, हेल्प कराए यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो समथिंग पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि हेल्प कर रहे हैं हम। जैसे देखोगे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ऐड करके तो मिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, तो ये हेल्प करी या इस सिचुएशन को और वर्सन कर दिया, खतर और खराब कर दिया, तो इसका मतलब है ये तो नहीं बनेगा। क्लैरिटी पॉजिटिव चीज है, सॉल्व करना पॉजिटिव चीज है, तो हम कह सकते हैं विटनेस का जो स्टेटमेंट था ये सब्जेक्ट है, एडेड आपकी वर्ब है, क्या ऐड किया, व्हाट का रिप्लाई, क्लैरिटी आपका नाउन है, ठीक है। किस चीज में ऐड किया, तो ऐड समथिंग टू समथिंग होता है, तो टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द इन्वेस्टिगेशन, एंड कंजंक्शन है, अल्टीमेटली आपकी एडवर्ब है, हेल्प्ड आपकी वर्ब है, हेल्प्ड, हेल्प के साथ टू प्लस वी वन हमें लगाना है, टू प्लस वी वन लगाना है, तो टू सॉल्व आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये एम्बिगिटी और एक्सक्लेट करना ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। एविडेंस और डिले ये एक पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका क्या है, अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों गलत है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला आपका क्वेश्चन है, द स्टॉर्म हिट, व्हेन द स्टॉर्म हिट द पीपल टुक डैश इन द शेल्टर्स एंड वेटेड फॉर द सिचुएशन टू डैश। अब देखो सबसे पहले जब स्टॉर्म आता है तो लोग क्या करेंगे, पीपल टुक चार्ज, टुक चार्ज का मतलब होता है अटैक करना, अटैक थोड़ी करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। टुक रिस्क, रिस्क लिया और सिचुएशन को और खराब होने का इंतजार किया, नहीं ये थोड़ी कहेंगे। भाई शेल्टर में हमें क्या लेते हैं हम, अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि टुक शेल्टर इन द शेल्टर्स, ये तो फ्रेज ही गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो टुक रेफ्यूज इन द शेल्टर्स, टुक रेफ्यूज। दूसरा शेल्टर इन द शेल्टर चल भी जाए, लेकिन आगे द सिचुएशन टू काम नहीं, या हम वी काम समथिंग लेकिन समथिंग सबसाइड्स, लाइक हम ये कह सकते हैं कि वी, मतलब कोई सिचुएशन है और हमने अगर उसको सही कर दिया, सो वी काम्ड द सिचुएशन कह सकते हैं हम, लेकिन द सिचुएशन सबसाइडेड, सिचुएशन खुद कम हुई, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये इंट्रांजिटिव है। यहां पे हमें सिचुएशन के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है, तो सबसाइड आ जाएगा, तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काम वैसे नहीं बन सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सबसाइड। हाँ, अगर काम की जगह काम डाउन होता तो सी ऑप्शन को भी हम कंसीडर कर सकते थे, बिकॉज टेक शेल्टर इन शेल्टर्स मतलब इट माइट वर्क, हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है। टेक रेफ्यूज आपका ज्यादा अच्छा है। अच्छा ध्यान देंगे, रेफ्यूज का मतलब होता है आश्रय लेना, और रेफ्यूजी जो होता है, रेफ्यूजी का मतलब है जो लोग आश्रय लेते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ओपनड डैश टू न्यू पॉसिबिलिटीज एंड सेट डैश फॉर फर्दर रिसर्च। पॉजिटिव आएगा दोनों में, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, कुछ अच्छा किया है, अच्छा किया है। सबसे पहले क्या ओपन विंडो करते हैं, नहीं, वी ओपन डोर्स फॉर समबडी। हम लाइक आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई भी काम करना हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई आपकी लाइफ से चला गया तो आप क्या कहते हैं, जा बेवफा जा, लेकिन द डोर्स आर स्टिल ओपन, तुम्हें जब वापस आना हो आप आ जाना, ठीक है। लाइक किसी प्लेयर को टीम से निकाल दिया गया, फिर चयनकर्ताओं से पूछा जाता है कि यार उसको क्यों निकाल दिया गया, क्या आप उसका रिटायरमेंट चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, जस्ट परफॉर्म करे एंड द डोर्स आर स्टिल ओपन। तो ये जो फ्रेज है ना, इसमें डोर्स ही यूज होता है सबसे पहले, तो डोर्स होगा, वाल्व्स ये नहीं होगा, ठीक है। तो डोर्स आर ओपन, मतलब हम कह सकते हैं डिस्कवरी ओपनड डोर्स टू न्यू पॉसिबिलिटीज एंड सेट ट्रेंड्स, ट्रेंड ही तो सेट करते हैं, क्या करते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। तो पाथवेज और ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, बाकी और देखना है तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। बैरियर्स नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। रूल्स भी एक तरीके से, रूल्स जब हम सेट करते हैं ना, का मतलब है हमेशा जब भी कानून बनाया जाएगा तो लोगों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया जाएगा, ना कि लोगों को फायदा देने के लिए, तो इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। अगर कोई भी रूल लगता है ना, तो रूल आपकी फ्रीडम को हमेशा कर्टेल करता है, ठीक है। जब भी कोई भी कानून आता है तो कानून किसी न किसी तरीके से आपकी फ्रीडम को कर्टेल करेगा, तो ये नेगेटिव वर्ड है। लेकिन एक ट्रेंड सेट कर दिया, ट्रेंड है यानी कि आप भी वो काम कर सकते हो, तो ये एक तरीके से आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप करता है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग क्रिटिसाइज्ड द एथलीट मैनेज्ड टू कीप हर डैश हेल्ड हाई एंड रोज डैश, रोज टू द ओकेजन होता है, रोज टू समथिंग होता है ना, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, राइज टू समथिंग। तो टू वाला देख लो एक बार, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी कीप योर हेड हाई बोलते हैं, ठीक है, कीप समबडीज हेड हाई या हेल्ड हाई, दोनों तरीके से, कीप योर हेड हेल्ड हाई इस तरीके से, तो ठीक है, हेड वाला ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखेंगे,
रोज टू द ओकेजन आपका फ्रेज होता है। चूज द पैराग्राफ विच हैज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस। ये जो पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा लास्ट वाला दिख नहीं रहा ढंग से सेंटेंस, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो भी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, कोई बात नहीं, देख लो एक बार एडजस्ट करके। द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले देखो 3 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। द पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक इन द सिटी सेंटर ड्यूरिंग पीक आवर्स। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डिस्केलेटेड आफ्टर द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब देखो एक सेंटेंस कह रहा है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था, उसका पर्पस बता रहा है। दूसरा एक सेंटेंस बता रहा है कि बेसिकली पॉलिसी ने क्या काम किया, पॉलिसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिटी सेंटर में ट्रैफिक को। और तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि उसका परिणाम क्या हुआ, पर्पस, मैनर ऑफ वर्किंग, रिजल्ट। तीनों लग रहे हैं अरेंज्ड है, पहला ही लग रहा है मेरे को तो अरेंज्ड है, बाकी देख लेते हैं नीचे वाले में। देखो द न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस ट्रैफिक, ये पर्पस ठीक है, लेकिन इसने तो रिजल्ट ही बता दिया। द न्यू पॉलिसी, द पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक ड्यूरिंग पीक आवर्स, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डिस्केलेटेड आफ्टर द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड। ये तो दोनों ही सेम नहीं लग रहे हैं। ट्रैफिक कंजेशन, ए और बी तो सेम ही है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स सी तो नहीं होगा। मतलब अब देख लेना एक बार आप, ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा, पहले हम पर्पस बताएंगे क्यों इंप्लीमेंट किया गया, फिर उसका मैनर ऑफ वर्किंग बताएंगे किस तरीके से उसने काम किया, एंड आफ्टर दैट उसका रिजल्ट बताएंगे कि उससे हुआ क्या, ये काम हो गया कि एक्सीडेंट कम हो गए। डिस्केलेट होने का मतलब है कम होना, एस्केलेट होने का मतलब होता है बढ़ना। नेक्स्ट देखेंगे भाई, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, फ्रेंच पीपल लव कुकिंग डैश द इंग्लिश डोंट सीम वेरी इंटरेस्टेड। देखो सबसे पहले एक यहाँ पे पॉइंट ग्रामर का नोट कर लेंगे, फ्रेंच पीपल लिखा हुआ है, इसीलिए आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर लिखते हैं द रिच, यानी कि सारे रिच लोग, रिच पीपल, तो या तो रिच पीपल लिखते हैं या द रिच लिखते हैं। ऐसे ही या तो द पुअर लिखो या पुअर पीपल लिखो। सिमिलरली द फ्रेंच, सारे फ्रेंच पीपल, लेकिन अगर फ्रेंच पीपल लिख दिया है तो द लगाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इंग्लिश पीपल लिखो या फिर द इंग्लिश लिखो। तो यहाँ पे फ्रेंच पीपल लिखा है और यहाँ पे द इंग्लिश लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है इंग्लिश पीपल और उसका मतलब है द फ्रेंच, ठीक है। ये चीज आप एडजेक्टिव में मेरे से पढ़ते ही, अगर एडजेक्टिव चैप्टर आपने पढ़ा है तो मैं बताता हूँ हमेशा कि एडजेक्टिव के साथ द लगाने पे वो पूरी कम्युनिटी या क्लास को बता देते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ा देते हैं कि फ्रेंच के आगे और इंग्लिश के आगे द लग जाए तो वो इसको दिखाता है, ना लगे तो वो इसको दिखाता है। लॉजिकली सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंच पीपल सब्जेक्ट है, लव आपकी वर्ब है, कुकिंग क्या आप पसंद करते हैं, कुकिंग करना। यहाँ पे कंजंक्शन आएगा द इंग्लिश डोंट सीम वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं, अंग्रेज जो हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं किस चीज में, कुकिंग में। अब देखना एक चीज देखना, अगर आपने यहाँ पे वैन लगा दिया, इसका मतलब पता ये हो जाएगा कि फ्रेंच लोग तब कुकिंग करना पसंद करते हैं जब इंग्लिश लोग इंटरेस्टेड ना हो। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ? आंसर इज नो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अच्छा चलो अंग्रेजों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हम कुकिंग कर लेते हैं, नहीं। ना वैन आ सकता है ना वेन एवर आ सकता है। वेन एवर का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी इंग्लिश लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फ्रेंच पीपल कुकिंग करना पसंद करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंग्रेज लोगों को पका देंगे, अच्छा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आओ पको यहाँ पे, वेयर भी नहीं होगा, वेयर एज होगा। वेयर एज कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, एक तरफ जहां पे फ्रेंच लोगों को कुकिंग करना पसंद है, वहीं दूसरी तरफ वेयर एज कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, दो अपोजिट चीजें दिखाता है, वेयर एज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बट आ सकता था, वेयर एज आपका सही है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है, डैश इज अ यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की यूनिट क्या है? जब हम आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं तो वहाँ पे मैं स्लेबल पढ़ाता हूँ आपको। स्लेबल बेसिकली क्या होता है? साउंड, कितने वोवल साउंड है, तो साउंड की यूनिट क्या है? स्लेबल है। लेटर तो भाई लैंग्वेज लिखने की है, स्पेलिंग भी लिखना होता है, स्ट्रेस करना भी नहीं, यूनिट नहीं है। स्लेबल, स्लेबल को गिनते हैं हम। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ट्रूस। ट्रूस, ट्रूस बेसिकली क्या होता है? इसका हमसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड। जब दो लोगों के बीच में ना ट्रूस हो जाता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से संधि हो जाना, ठीक है, संधि हो जाना। तो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। सेसेशन का मतलब है चीजों का बंद हो जाना। ऑनस्लॉट तो अटैक को दिखाता है। कंटेंशन तो बेसिकली जब हम किसी चीज के लिए कंटेंट करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा एक तरीके से। एट वन पॉइंट इट लुक्ड एज इफ एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट वुड डैश स्पेशली ओवर द इशू ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। कहा गया है कि एक बार को ऐसा लगा था, इट लुक्ड एज इफ, जैसे कि एक ऐसा एरिया ऑफ एग्रीमेंट निकल के आएगा
तो एरिया ऑफ एग्रीमेंट ग्रो करता है? नहीं। क्रिएट करेगा? नहीं। इमर्ज करेगा? यस। ठीक है। डेवलप करेगा? नहीं। तो मतलब एन एग्रीमेंट इमर्जेस, कोई भी एग्रीमेंट ना इमर्ज होता है कहीं से, कहीं पे जब बातचीत होती है ना, तो वहां से कोई एग्रीमेंट निकल के आता है तो इमर्ज करता है, ग्रो नहीं करता है। जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है वो ग्रो करेगी। ग्रो बेसिकली क्या करेगा? जो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो क्या कोई चीज पहले से एग्रीमेंट है? नहीं। तो एग्रीमेंट ग्रो नहीं करते कभी भी, एग्रीमेंट नया बनता है। दूसरा है क्रिएट, एग्रीमेंट्स वगैरह को ना क्रिएट नहीं करते हैं। क्रिएशन बेसिकली कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनका होता है, ठीक। लाइक कोई लॉ वगैरह क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता है। या क्रिएट कोई फिजिकल थिंग को क्रिएट कर सकते हैं। डेवलप, जब किसी चीज का डेवलपमेंट करना हो, कोई चीज डेवलप हो रही है, इसका मतलब है पहले वो छोटे लेवल पे फिर वो बड़े लेवल पे बढ़ती जाती है। और एमर्ज का मतलब होता है कोई नई चीज का निकल के आना। सो एग्रीमेंट्स वगैरह जो एमर्ज होते हैं, ना कि डेवलप वगैरह। नेक्स्ट देखेंगे आगे। सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग किसका है? इंक्रिमिनेटिंग, कैंसिलेशन, अनप्रेटेंसियस। देखो प्रिटेंड करने में, प्रिटेंड एक वर्ब होती है, वहां से प्रिटेंशन आपका नाउन बनता है। और प्रिटेंशन में TION होता है, ना कि SION, ठीक है। तो UNPRETENTIOUS, सो अनप्रेटेंसियस, ठीक है। एम्बॉडीमेंट सही है। इनक्रिमिनेट करने का मतलब क्या है? किसी पे कुछ चार्जेस वगैरह लगाना, कैंसिल करना। प्रिटेंड करने का मतलब क्या है? जो नाटक करता है। सो अनप्रिटेंशियस का मतलब हो जाएगा जो नाटक नहीं करता है। एम्बॉडीमेंट, किसी को एक बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को स्थापित करना एक बॉडी के रूप में, है ना। आगे देखेंगे। या लॉ वगैरह बना देना, एम्बॉडीमेंट उसको भी बोल देते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो पेडेस्ट्रेन, देखो पेडेस्ट्रेन में आपको ध्यान रखना है, TRIAN होता है, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं इसको, पेडेस्ट्रियन, ट्रेन नहीं बोलना है, पेडेस्ट्रियन। तो TRIAN, ठीक है। तो आई पहले आता है और ए बाद में आता है। ये आपका करेक्ट आंसर। पैदल यात्री जो होते हैं, ठीक है। प्लेंटिव करेक्ट है, पोटैटोज करेक्ट है, पोटेशियम करेक्ट है। प्लेंटिव जो लिटिगेशन वगैरह डालते हैं ना, ये भी इनकरेक्ट स्पेलिंग का है। फेबुलस करेक्ट है, गॉर्जियस करेक्ट है, हेट्रोजीनियस करेक्ट है। इनोक्यूअस में डबल एन आता है, इनोक्यूअस, ठीक है, डबल एन। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस। फेबुलस शानदार, गॉर्जियस जबरदस्त। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है चीजें जब अलग अलग हो। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर होना। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग होना। इनोक्यूअस, हार्मलेस। जेनरोसिटी का एंटोनिम पूछा है। जब कोई जेनरस होता है, इसका मतलब वो काइंड है, दयालु है, पैसा वैसा खर्च कर लेता है, उसके अंदर जेनरोसिटी है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंजूस टाइप का। अल्ट्रुइज्म तो सिनोनिम आ जाएगा, जनरल भी नहीं बनेगा। लार्जेस्ट सी का मतलब तो वही होता है, जो थोड़ी सी जेनरोसिटी होती है ना, ये सिनोनिम आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा मेलेवोलेंस, जो मन के अंदर जो मैल है ना वो, मेलेवोलेंस। नेक्स्ट देखेंगे। एनालॉगस का एंटोनिम पूछा है। जब कोई चीज किसी के एनालॉगस है, इसका मतलब वो किसी के सिमिलर होती है, ठीक है। तो को रिलेट करना सिनोनिम में आएगा। कॉग्नेट, कॉग्नेटिव माइंड से कॉग्नेटिव एबिलिटी आपकी होती है। डायलॉग अलग है। डिफरेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर। एनालॉजी पढ़ते हैं ना आप। आगे अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट एक तरीके से खुशी होता है आपका, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। मिसचीफ शरारत होती है। नॉटी शरारती होता है, ठीक है। हिलेरेट कोई हिलेरियस से रिलेटेड होता है। तो मेलंकली, मेलंकली का मतलब होता है मन के अंदर जो दुख दर्द पीड़ाएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। एक्सोनरेट, EXONENE, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सोनरेट। अगला आपका एक्सोनरेट करने का मतलब होता है माफ कर देना, पार्डन करना, एक्सकल्पेट, ठीक है। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना बेसिकली। टू गिव राइड नहीं, टू डिसीव समवन, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। टू मूव हेवन एंड अर्थ, सारे एफर्ट्स कर लेना, ठीक है। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है। देखो जो सब कुछ खाता है वो ओमनीवोरस होता है। जो सिर्फ मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। जो सिर्फ हर्बल चीजें खाता है, जो हर्ब्स खाता है बेसिकली, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। ओमनीशिएंट वो होता है जो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट वो होता है जो बेसिकली हर जगह प्रेजेंट होता है। इसके लिए यूबिक्विटस भी एक वर्ड होता है। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है जिसके पास सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। अगला आपका वर्ड है कंपनसेट करना। कंपनसेट का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? कंपनसेट करने का मतलब है अगर आप किसी चीज के लिए कंपनसेट कर रहे हो, इसका मतलब है आप उस चीज के लिए भरपाई कर रहे हो, भरपाई करना। कंपाइल करने का मतलब इकट्ठा करना होता है। रिजल्ट इन, परिणाम होना होता है। ट्रांसपेरेंट तो जो चीजें एकदम क्लियर है। तो मेकअप फॉर, टू मेकअप फॉर, टू कंपनसेट फॉर, ठीक है, टू मेकअप फॉर। नेक्स्ट। अगला आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन।
करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस बताना है। आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, ईटिंग आपका उसका ऑब्जेक्ट है। आई लव व्हाट, आई लव ईटिंग। और क्या ईट करना, तो केक उसका ऑब्जेक्ट है। किसी कॉमा की जरूरत है नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, करेक्ट है। क्या ईटिंग और केक के बीच में कॉमा चाहिए, नहीं। ऐसा लग रहा है कि केक किसी का नाम हो। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास जाता हूँ, आपका नाम मान लो राधिका है, मैं आपसे जाके कहता हूँ कि आई लव ईटिंग राधिका, दैट डजंट मीन कि मैं राधिका को खाना पसंद करता हूँ, नहीं। जैसे मैंने कहा यार आई लव ड्राइविंग, ठीक है, और मैं आपको संबोधित करना चाह रहा हूँ। तो लाइक मान लीजिए आपका नाम रवि है, तो मैंने आपको संबोधित करके कहा रवि आई लव ड्राइविंग। मैंने कहा वेयर आर यू, मैंने कॉल किया वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो, और पीछे से मैंने कॉमा लगा के लिख दिया राधिका, वेयर आर यू राधिका, आप राधिका तुम कहाँ हो। तो राधिका सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्या होता है, संबोधित करने के लिए होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संबोधित करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, संबोधित करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कॉमा लगा दिया तो केक किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, और इसका मतलब आप उसको ये बता रहे हो कि भाई मुझे खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है आप बता नहीं रहे हो, गलत हो जाएगा। यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वोकेटिव केस बोलते हैं इंग्लिश में, वोकेटिव केस, सब्जेक्ट नहीं है ये। सब्जेक्ट में जब कोई नाउन आता है तो उसको डेटिव सॉरी नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, लेकिन जब कोई संबोधित करने के लिए किसी नाउन का यूज करते हैं तो उसको वोकेटिव केस बोलते हैं। नाउन चैप्टर में पढ़ाता हूँ मैं, ये बीओडी बैच में आपने देखा भी होगा अगर आपने देखा है तो, ठीक है। देखो भाई ये पैसेज का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। मोहन वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट इन द सेंटर ऑफ न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के सेंटर में मोहन एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ही गोज टू वर्क एट 5 PM, 5 बजे काम पे जाता है। बट यस्टरडे एट 5 PM ही वॉजंट ऑन द बस। ध्यान देंगे, ऑन द बस सही फ्रेज होता है ये मत समझना कि बस के अंदर होता है। जनरली ऐसे व्हीकल्स जिनमें हम चल फिर सकते हैं तो उनके लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि इनका। तो सामान्यतः वो 5 बजे जाता है, लेकिन कल 5 बजे वो बस में नहीं था। ही वॉज इन अ टैक्सी, टैक्सी में चल फिर नहीं सकते अंदर बैठ के, तो इन आता है इसके लिए। तो वो एक टैक्सी में था, गोइंग टू द हॉस्पिटल, अच्छा बीमार हो गया था इसीलिए हॉस्पिटल जा रहा था। जनरली हॉस्पिटल के साथ द नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोइंग टू हॉस्पिटल करेक्ट होता है, बिकॉज हॉस्पिटल इलाज के लिए जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ही वॉज वेरी सिक, यहाँ पे दे दिया कि बहुत बीमार था, ठीक है। ही वॉज वेरी सिक। यूजुअली ही वर्क्स इन द किचन ऑल इवनिंग, सामान्यतः किचन में पूरा दिन काम करता है। बट यस्टरडे ही वॉजंट इन द किचन, कल लेकिन किचन में नहीं था, क्योंकि कहाँ था, हॉस्पिटल में था। ही वॉज इन द एक्सरे डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे द हॉस्पिटल लिखना सही है, बिकॉज क्योंकि हॉस्पिटल को पहले मेंशन कर रखा है। तो कल वो एक्सरे डिपार्टमेंट में था हॉस्पिटल के। बिकॉज द डॉक्टर्स वर वरीड अबाउट हिज स्टोमक पेन्स, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो उसके स्टोमक में जो दर्द था उसके लिए वो चिंतित थे। नॉर्मली देखो पेन्स यहाँ पे जनरली पेन होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन पेन्स लिख रखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा मिस्किट। ये पैसेज भी बड़ा रैंडम सा लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रखा है जस्ट। अगर आप मेरे से ना रीडिंग बूस्टर पढ़ते हो ना रीडिंग बूस्टर, तो ये पैसेज आपको ना बच्चों जैसा लगेगा, कहेंगे कि ये क्या बच्चों का पैसेज करा रहे हो। बिकॉज मैंने आपको जिस लेवल की प्रैक्टिस कराता हूँ ना रीडिंग बूस्टर में, अलग लेवल है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब पैसेज आपको बच्चों जैसे लगेंगे फिर पढ़ने के बाद में। तो नॉर्मली एट 11 PM मोहन टेक्स अ बस टू गो होम, सामान्यतः 11 बजे मोहन बेसिकली बस लेता है और घर जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे टू गो होम सही होता है, गो टू होम होता तो गलत होता, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग एट द रेस्टोरेंट, जब रेस्टोरेंट पे उसका काम खत्म हो जाता है तब। बट यस्टरडे एट 11 PM ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल, लेकिन कल 11 बजे वो इस हॉस्पिटल में ही था। एंड ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, और वो स्टिल अनहैप्पी भी था, खुश नहीं था। एंड सिक, बीमार था। ही वॉज इन अ बेड, वह बेड में था। एंड ही वॉज वेरी हॉट, ध्यान देंगे जनरली यहाँ पे आर्टिकल ए भी नहीं आना चाहिए। ही वॉज इन बेड लिख देते हैं, जब कोई आदमी सो रहा होता है, बीमार होता है, कुछ होता है, तो इन बेड कहना ज्यादा सही होता है, ना कि इन अ बेड, है ना, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी हॉट, और वो बहुत हॉट था, ठीक है। कौन सा वाला हॉट, अरे बुखार वाला हॉट, ठीक है। 102 डिग्री था। वॉज ही वरिड, क्या वो चिंतित था, यस ही वॉज, चिंतित था, ऑब्वियस सी बात है, बीमार आदमी चिंतित होगा। इन द मॉर्निंग ही वॉज बेटर, लेकिन मॉर्निंग में वो ठीक था। एंड द डॉक्टर्स वर प्लीज्ड, और डॉक्टर्स खुश थे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, समस्या क्या थी। द मतलब इट वाज बैड फूड फ्रॉम हिज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से जो खराब खाना वो खाता रहता है वो थी, ठीक है। तो ये आपका पैसेज है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, मोहन वाज इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे आफ्टरनून रेस्टोरेंट में था, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कल तो किस में था, वो हॉस्पिटल में था, तो नो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे एक
यहाँ पे ना पॉइंट बनता है, और पॉइंट क्या बनता है कि वो ना ही गोज टू वर्क एट 5 PM बट यस्टरडे एट 5 PM ही वॉज नॉट ऑन द बस। अब यहाँ पे आप ये कहोगे काम करने 5 बजे जाता है, तो कल तो क्या वो किसी भी दिन रेस्टोरेंट में नहीं होता है? कायदे से देखा जाए तो आपको लगेगा कि सर कल हॉस्पिटल तो 5 बजे गया है ना वो, तो उससे पहले कहाँ था? तो ही वॉज नॉट इन, मतलब नॉट इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं था, ही वॉज एट होम, घर पे था। ठीक है, तो नो आंसर करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे अगला आपका क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बोथ यस एंड नो? नहीं, कोई बात ऐसी थी नहीं उसमें जहां पे यस नो दोनों कर पाओ आप, ना नीदर यस एंड नो, ये फालतू के ऑप्शन है दोनों ही हैज गोज टू वर्क, ही हैज गोज टू वर्क नहीं, ही हैज गॉन टू वर्क होना चाहिए यार। ठीक है, या ही गोज टू वर्क होना चाहिए, ही गोज टू वर्क इन द रेस्टोरेंट बाई बस। सही बात है, बस से ही तो जाता है, बस से ही तो जाता है, तो यस। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में बाई आता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो क्या वो बस से जाता है? यस, तो हैज नहीं आएगा इसमें, गलती से लिखा हुआ है। यस्टरडे ही वॉज इन अ बस गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्या वो बस में था? द आंसर इज नो, ही वॉज इन अ टैक्सी। नो। और वैसे यहाँ पे ना ही वॉज ऑन अ बस लिखना चाहिए था, ना कि इन, ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ही वॉज इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ हिज हेड, क्या सर में दिक्कत थी? नहीं, पेट में। ठीक है, स्टोमक पेन थे, तो नो इज द करेक्ट आंसर। बोथ यस एंड नो तो कभी नहीं हो सकता यार। ही वॉज इन द एक्सरे डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बात है, एक्सरे डिपार्टमेंट में ही था, सही बात। नेक्स्ट, ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM, 11 बजे तक हॉस्पिटल में था। यस, द आंसर इज यस। अब देखो इसमें ना एक थोड़ा सा कैच है इस वाले क्वेश्चन में। कैच क्या है? अगर आप इसको ये मान के चल रहे हो कि क्या वो सिर्फ 11 बजे तक था, तो द आंसर इज नो, सुबह तक था। 11 बजे भी वो हॉस्पिटल में था, सुबह उसको अच्छा फील हुआ, और तब सुबह डॉक्टर्स रिलीव्ड फील कर रहे थे, यानी कि ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस हिसाब से देखोगे तो नो आंसर आ जाएगा। ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि 11 PM पे कहाँ था, तो फिर इसका आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, नो इसका बेटर आंसर है वैसे, कि क्या वो 11 बजे हॉस्पिटल में था तो सही, लेकिन सिर्फ 11 तक नहीं था, टाइम की डेडलाइन नहीं दे सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ही वॉज इन द हॉस्पिटल एट 11 PM, यस। ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल 11 PM, नो, क्योंकि कल सुबह तक था वो, तो नो यहाँ पे बेटर आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या आंसर दिया है, बट दिस इज व्हाट आई कैन कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, जो मैं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, द डॉक्टर्स वर वेरी वरिड अबाउट हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग, वरिड नहीं थे, रिलीव्ड थे, तो नो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे एक बार फिर से मैं फिर बताऊं कि अगर एट द रेस्टोरेंट मतलब एट 11 PM होता तो आंसर यस होता। 11 बजे वो हॉस्पिटल में था, बट वो सिर्फ 11 तक नहीं था। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखें कि क्या आप वो 11 बजे तक हॉस्पिटल था, तो वो 11 बजे तक नहीं, वो सुबह तक हॉस्पिटल था। तो अगर ये क्वेश्चन देखें ना, तो ये वाला, तो ही वॉज इन द हॉस्पिटल अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट होना चाहिए था। तो अंटिल 11 PM नहीं होगा, सिर्फ 11 तक नहीं था, 11 तक तो रेस्टोरेंट में रुकता है वो, हॉस्पिटल में सुबह तक था। आप कहोगे सर कहाँ लिख रहा है सुबह तक था? तो लेट मी शो यू, ये देखो, बट यस्टरडे एट 11 PM ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। ठीक है, एंड ही वॉज स्टिल अनहैप्पी एंड सिक, ही वॉज इन अ बेड एंड ही वॉज वेरी हॉट 102 डिग्रीज। वॉज ही वरिड? यस, ही वॉज। इन द मॉर्निंग यानी नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ही वॉज बेटर एंड द डॉक्टर्स वर प्लीज्ड। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो यहाँ पे यानी कि कहीं ना कहीं ये इंप्लाइड है कि वो हॉस्पिटल में तो था, लेकिन सिर्फ 11 बजे तक नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, द प्रॉब्लम वॉज फूड फ्रॉम हिज रेस्टोरेंट, ऑब्वियस सी बात है, फूड से ही थी दिक्कत, लास्ट में लिखा ही हुआ है, तो यस। तो ये था आपका पूरा का पूरा पैसेज। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन चेकआउट माई VOD बैच ऑन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन। ठीक है, डाउनलोड करिए RG विक्रमजीत ऐप, वहाँ पे आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश VOD बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। बाकी इंग्लिश रामबाण हमारी बहुत अच्छी एक किताब है, और मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर ग्रामर में आपको कहीं भी दिक्कत लगे, जितनी भी ग्रामर इस मतलब जो भी चीज़ें इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर थी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रामबाण है, इससे बेहतर किताब फिलहाल मार्केट में कोई नहीं मिल सकती है, और ये मास्टरपीस है अपने आप में।
बहुत सारी ग्रामर की किताबें आपने देखी होंगी, बट दिस इज द बेस्ट। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको जब एक बार आप पढ़ के देखोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस बुक। पक्का प्यार हो जाएगा आप लोगों को। एंड नॉट जस्ट विद दिस बुक बट विथ इंग्लिश एज वेल। ठीक है, इंग्लिश के साथ में भी आपको प्यार हो जाएगा। तो जस्ट गो टू फ्लिपकार्ट एंड ऑर्डर दिस बुक नाउ। फ्लिपकार्ट का कैरियर फेस्ट चल रहा है, तो ठीक ठाक डिस्काउंट पे भी मिल रही है, जाइए ऑर्डर कीजिए। बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने जबरदस्ती ने 700 पेज भर दिए। 700 पेजेस की किताबें याद नहीं करी जाएंगी भाई, हमने ना कंप्लीट वोकेबलरी भी दी है, सब कुछ दिया है, उसके बाद भी ना बहुत लिमिटेड पेजेस में आपको किताब दे रहे हैं। तो ये ना पॉइंट टू पॉइंट किताब है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में भी इतना ही रखेंगे। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।